गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। करियर एक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पेपर डिस्कशन की इस प्रक्रिया में हम लोग आज शायद 10वां पेपर कर रहे होंगे। तो इस बीच में हमने कोशिश की है आप लोगों को कि तरह तरह के क्वेश्चन डिस्कस कराएं और डेली कुछ न कुछ बदल ही रहा है। तो इसी प्रक्रिया में आज का आपने जो 20-15 क्वेश्चन दिया होगा सुबह के समय, तो उसमें आपने देखा होगा कि आज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे। शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन थे वो एसएससी टाइप के थे, मतलब जिस तरह से एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है 5 क्वेश्चन वो थे। और बाद में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिस तरह के क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं, वो शुद्ध रूप से बैंक का क्वेश्चन था। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक दिन के सेट में दोनों तरह के, मतलब जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए भी और जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए कुछ न कुछ काम का रहे। ठीक है। अच्छा, अब ये एसएससी वाले ये ना सोचे कि हम बैंक वाला नहीं करेंगे, या बैंक वाले ये ना सोचे कि हम एसएससी वाला नहीं करेंगे। दोनों लोग दोनों ही करते रहिए, क्योंकि अरेंजमेंट का पैटर्न सब में वही होता है, आंसर केवल बदल जाता है, आंसर देने का ढंग बदल जाता है। और जो अरेंजमेंट की लॉजिक होती है वो दोनों में एक ही होती है। तो आपको लॉजिक सीखने से, और मतलब स्किल डेवलप करना है ना, आपका इस समय जो काम है वो है स्किल डेवलप करने का। तो स्किल डेवलप करिए, पेपर चाहे जो देना हो। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन में पहला और आखिरी सेंटेंस फिक्स है, जो A1 लिखा है और जो 6 लिखा है। ठीक है। तो इसका जो ये 1 वाला क्वेश्चन है और ये 6 वाला क्वेश्चन है, ये फिक्स है। मतलब 1 वाला पहला है सेंटेंस और 6 वाला आखिरी सेंटेंस है। आपको PQRS इन्हीं का क्रम डिसाइड करना है कि कौन पहले होगा और कौन बाद में होता है। चलिए पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो लाइटनिंग है, जो आकाश से बिजली गिरती है, वो एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। तो ये तो पहला ही रहेगा, कोई बात नहीं है। पी में लिखा हुआ है कि गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, जाइए फॉरेस्ट रेंजर्स से पूछिए। क्यू में लिखा हुआ है कि बट दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू। तो इन्होंने कहा कि क्या ट्रू नहीं है, बताइए जरा। अच्छा, इस सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है बट से। तो अब बट लगने का मतलब हुआ कि किसी स्टेटमेंट का या किसी बात का ये विरोध करेगा। अब ये किसका विरोध कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये बात सच नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस के पहले कोई बात कही जाएगी और उस बात का ये विरोध करेगा। हो सकता है कि ये जिस बात का विरोध कर रहा है वो यही वाली बात है कि बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती है। हो सकता है इसी बात का विरोध हो रहा हो, या हो सकता है अभी जो हमारे पास 2 सेंटेंस बचे हैं इनमें कोई ऐसी बात कही जाए जिसका वो विरोध कर रहा हो। फिलहाल अभी तक जितना सेंटेंस पढ़ा गया उस हिसाब से तो वो पहले वाली बात का, जो पहले स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दिया गया है, उसी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है हमारा क्यू वाला सेंटेंस। ठीक है, लेकिन जब तक पूरा पढ़ नहीं लेंगे तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। आर में लिखा है कि दे विल टेल यू दैट every thunderstorm brings several bolts of lightning to their lookout stations. They will say, ये दे किसके लिए लिखा है, वो आपको बताएंगे। वो कौन, अभी तक में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से वो ये दे किसके लिए लगा है, ये दे लगा हुआ है बेटा फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए। जब ये कहा गया था कि जाइए आप फॉरेस्ट रेंजर से बात कीजिए, तभी तो कहा गया कि दे विल टेल यू, वो फॉरेस्ट रेंजर्स आपको बताएंगे। ये दे कौन है, ये है फॉरेस्ट रेंजर्स। ये आपको बताएंगे कि एवरी थंडर शॉवर, मतलब जब भी गरज के साथ बारिश होती है तो उसके साथ आते हैं सेवरल बोल्ट्स, बिजली के कुछ बोल्ट्स लाइटनिंग के, टू देयर लुकआउट स्टेशन, जहाँ पे इन लोगों की ड्यूटी होती है। मतलब अच्छा, ये फॉरेस्ट रेंजर कौन होते हैं, जंगल में अधिकारी होते हैं जो जंगल की देखभाल किया करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एस पे। एस पे लिखा है कि रेंजर्स स्पेंड देयर
समर। जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं अपनी पूरी गर्मी किसकी तरह बिताते हैं? फायर फाइटर्स की तरह। इसका मतलब हुआ कि जंगलों में आग लगा करती है और ये लोग फायर फाइटर्स की तरह अपनी ज़िंदगी बिताया करते हैं। और आखिरी सेंटेंस लिखा है, ये देखिए आखिरी सेंटेंस में लिखा है सो, और आखिरी सेंटेंस में अगर सो लगा है तो इसका मतलब कि ये निष्कर्ष है। इस प्रकार से बिजली डज नॉट स्ट्राइक ट्वाइस, क्या कहा कि लाइटिंग डज नॉट स्ट्राइक ट्वाइस, गलत पढ़ दिया। सो लाइटनिंग डज स्ट्राइक ट्वाइस इन द सेम प्लेस। अब ये जो आखिरी वाला सेंटेंस है सो वाला, ये कह रहा है कि बिजली एक ही जगह पर दो बार गिरती है, और पहला सेंटेंस कहा था कि लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द प्लेस। तो जो ओपनिंग सेंटेंस था वो और जो एंडिंग सेंटेंस है वो दोनों एक दूसरे के नॉर्थ साउथ विरोधी हैं, और इस विरोध के लिए हमें जो क्लू मिल रहा है, टर्निंग पॉइंट है, वो है क्यों ये बात सच नहीं है। तो अब जो बात सच नहीं है तो इसमें दो तरह की बातें होंगी। एक बात पहले कही गई, उसके बाद ये होगा कि ये बात सच नहीं है। ठीक है, पहले कोई बात कही जाएगी, फिर होगा कि ये बात सच नहीं है, और उसके बाद वो बात क्यों सच नहीं है, कैसे ये बात साबित की जाएगी, वो एक तरफ से आपको बताया जाएगा। तो कुल मिला के घटनाक्रम ऐसे बन रहा है कि एक सेंटेंस में ये बताया गया कि बिजली एक जगह पर दो बार नहीं गिरती है, फिर ये कहा जाए कि ये बात सच नहीं है, मतलब ये पहला हमारे दूसरे नंबर पे आ गया। अच्छा, ये कहा गया कि ये बात सच नहीं है, तो उसके बाद ये कहेंगे कि कैसे सच नहीं है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि ये बात सच नहीं है तो उसके लिए कोई बात चाहिए। जिस बात को ये कह रहे हैं कि ये सच नहीं है, वो बात कौन सी है? वो बात है कि बिजली एक जगह दो बार नहीं गिरती। अब अपनी इस बात को साबित करने के लिए इन्होंने कहा कि आप जाइए और फॉरेस्ट रेंजर से बात करिए। ठीक है ना? कैसे साबित करेंगे? साबित ये करें कि ये बात सच नहीं है, और कैसे सच नहीं है? जाके फॉरेस्ट रेंजर से बात करिए। फॉरेस्ट रेंजर से बात करिए, तो फॉरेस्ट रेंजर से बात करने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर पूरी गर्मी फायर फाइटर्स की तरह बिताते हैं। कैसे बिताते हैं? उसके बाद लिखा है कि वो आपको बताएंगे, ये आपको बताएंगे कि कैसे जितनी बार बादल चमकते हैं उतनी बार बिजली गिरती है। अच्छा, अब तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या पहले होगी क्या बाद में होगा। तो ये पहला हो गया, लिखा ही है। दूसरे नंबर पे हमारा सेंटेंस कौन सा हो रहा है? क्यू वाला, क्योंकि क्यू वाला जो है वो पहले वाले कथन का विरोध कर रहा। अब जो क्यू वाला सेंटेंस है जो कि हमारा दूसरे नंबर पे आया, क्यू वाले सेंटेंस को, इस बात को, जैसे कहा उन्होंने कि ये बात सच नहीं है, तो अब हमें ये साबित करना होगा कि ये बात सच क्यों नहीं है। ये बात सच क्यों नहीं है? तो पहला सबूत इन्होंने दिया वो ये कि जाइए आप फायर फाइटर्स, जाइए आप फॉरेस्ट रेंजर से बात करिए। फॉरेस्ट रेंजर से बात करेंगे। तो अब क्यों कहा इन्होंने फॉरेस्ट रेंजर से बात करने का? फॉरेस्ट रेंजर से इसलिए बात करने को कहा क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर्स पूरी गर्मी फायर फाइटर्स की तरह अपना समय बिताते हैं। तो ये वाला सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि चूंकि जो लोग पूरी गर्मी फायर फाइटर्स की तरह बिताते हैं वही लोग आपको बताएंगे कि जंगल में बिजली गिरती है, जब भी बारिश होती है तब बिजली गिरती है। तो ये आपका हो गया पांचवा सेंटेंस, और ये आ गया आपका छठवां सेंटेंस, आखिरी वाला है। तो अब हमारा जो अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट कैसा बना? पहला और आखिरी तो फिक्स ही है। अरेंजमेंट में हमारा कम क्या बना, मतलब वन के बाद क्या आएगा? वन के बाद आया क्यू। ये ऐसे करते हैं, सबसे पहले आया वन, वन के बाद हमारा ये सेंटेंस आया था क्यू, क्यू के बाद हमारा सेंटेंस आया था पी, ये वाला। पी के बाद हमारा सेंटेंस कौन सा आया था? एस वाला। उसके बाद हमारा सेंटेंस कौन सा आया था? आर वाला। ठीक है, उसके बाद तो आखिरी वाला ये सिक्स वाला लगा ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए क्यू पी एस आर। तो क्यू पी एस आर कौन सा ऑप्शन है? इसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, ये आपका सेंटेंस है डी वाला। ठीक है, तो एक सेट तो हमने एक क्वेश्चन लगा लिया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आया आपके सामने। यही ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
चलिए कोई बात नहीं, लगा लेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे। हाँ, तो इसमें दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, कॉस्ट्स वर लो। कास्ट क्या होती है बच्चा? कास्ट होती है किसी वस्तु के उत्पादन में जो खर्चा आता है, लागत मूल्य जिसको कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि उस साल लागत बहुत कम थी, ठीक है, लागत बहुत कम थी। पी में लिखा है कि देयर वाज अ गुड पर्सन, देयर वाज अ गुड पर्सन फॉर ईच जॉब, मतलब हर काम करने के लिए एक अच्छा इंसान बैठा हुआ था। और द मार्केट रिमेन्ड फर्म, जो मार्केट है वो फर्म, फर्म का मतलब क्या हुआ? मजबूत रही। मजबूत का मतलब मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था। तो सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है। कॉस्ट लो होना अच्छी चीज़ है। अब जो किसी प्रोडक्शन का अगर कॉस्ट लो है तो ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़ होती है। और हर काम करने के लिए अच्छा इंसान, एक्सपर्ट इंसान होना, ये भी मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। और मार्केट का फर्म बने रहना मतलब फ्लक्चुएशन लेस होने बने रहना, ये भी सब कुछ पॉजिटिव चीज़ है। पी में सब मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें हैं। आगे लिखा कि आउटपुट वाज आल्सो हाई। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी बहुत हाई था, मतलब ये भी अच्छी ही बात है। तीसरा लिखा है आर में, देयर वाज नो लॉसेस फ्रॉम द फायर। तो अब इन्होंने कहा कि आग वगैरह से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये देखिए आर वाला पोर्शन भी, ये भी पॉजिटिव सेंस है। तो एस वाले सेंस में लिखा है थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशन। अब नो मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब मार्केट में कहीं कोई फ्लक्चुएशन नहीं था। तो मार्केट फ्लक्चुएशन की बात हमने यहाँ भी तो की थी कि मार्केट रिमेन्ड फर्म। देखिए हमें एक क्लू मिल रहा है, यहाँ लिखा है नो मार्केट फ्लक्चुएशन। तो नो मार्केट फ्लक्चुएशन काज्ड हैवक, परेशानी नहीं पैदा किया। तो मार्केट फ्लक्चुएशन की बात हमने यहाँ भी तो की थी कि मार्केट रिमेन्ड फर्म। तो इसका मतलब हुआ कि पी के बाद हमें क्या लगा लेना चाहिए? एस, बेहिचक। जब पी में कहा कि मार्केट फर्म रही तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया है कि थैंकफुली मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं पैदा हुआ। मतलब एक पेयर हमारे पास तय हो गया है कि हम पी के बाद एस लगाएंगे, ये तय हो गया। अब रही बात क्यू और आर की। तो क्यू और आर में देखिए, क्यू में लिखा है आउटपुट वाज आल्सो हाई, और आर में कहा गया है कि लॉसेस, कोई लॉस नहीं हुआ आग वगैरह से ही। अच्छा, दोनों अलग अलग सेक्टर के हैं, तीन चीज़ें मार्केट की हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉस्ट क्या होती है? मार्केट की चीज़, कोई फैक्ट्री। अच्छा, छठा सेंटेंस पढ़ लें तब आगे बढ़ें। छठा सेंटेंस लिखा है ऑल इन ऑल इट वाज द बेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। मतलब ये किसी कंपनी के इतिहास की बात हो रही है कि कंपनी के इतिहास में ये सबसे अच्छा साल था। तो कंपनी को के लिए सबसे अच्छा साल था, तो ये अच्छा साल दो लिहाज से कहा गया। एक मार्केट के लिहाज से कहा गया है और एक प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से कहा गया है। तो किसी कंपनी के लिए नुकसान दो तरह का होता है, कभी मार्केट की ओर से नुकसान हो जाता है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो गई, या वर्कर एक्सपर्ट ना मिले, या मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहा, या आउटपुट मतलब प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो गया, तो इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक चीज इन्होंने और दे दी है, एक नुकसान की बात की है, वो लिखा फायर के साथ आल्सो, मतलब आग भी नहीं लगी। तो ये जो फायर के साथ आल्सो लिखा है वो मार्केट से रिलेटेड नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। तो अगर ये प्राकृतिक आपदा है तो हम इसको ले जाएंगे कहाँ? सबसे अलग थलग रहे, मतलब रखा जाएगा इसको, इस क्वेश्चन को, क्योंकि बाकी तीनों मार्केट से रिलेटेड हैं। तो जो मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें एक साथ करिए। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन होना क्या चाहिए? सबसे पहले ये देखते हैं कि शुरुआत इन्होंने कहाँ से की है, कि मतलब वस्तुओं का उत्पादन लागत कम रही, उत्पादन लागत कम रही। और जब उत्पादन लागत कम होगी तो ये जो आल्सो लिखा हुआ है किसमें? क्यू का आल्सो और आर का आल्सो। देखिए दो आल्सो लगे हुए हैं, और दो आल्सो लगने का मतलब ये कहीं ना कहीं पैरेललिज्म की ओर ले जाएंगे, पैरेललिज्म की ओर ले जाएंगे। तो एक बात जब खत्म हो जाएगी तभी दूसरा वाला आल्सो लगना चाहिए, और जो पहला वाला आल्सो है वो किसके साथ लगना चाहिए? एक पॉजिटिव बात हो जाएगी, दूसरी पॉजिटिव बात के लिए आएंगे। मतलब एक आल्सो लगा है मार्केट कारण से नेचुरल कारण की ओर जाने में, वो कौन सा कारण, कौन सा है? आर वाला। तो मार्केट कारण हम पहले खत्म कर डालें तब तो आर वाला लगाएंगे। अच्छा, मार्केट कारण कहाँ से शुरू हो रहा है? पहले ही सेंटेंस से मार्केट का कारण शुरू हो रहा है।
पहले सेंटेंस से मार्केट का कारण शुरू हो रहा है, तो और ये वाला जो आल्सो लगा है क्यू वाला, ये भी मार्केट के कारण का आल्सो है। तो इसका मतलब हम पहले सेंटेंस के बाद क्या लगा देते हैं, क्यू लगा देते हैं। अब क्यू लगाने के बाद दूसरी बात क्या आ जाएगी, दूसरी बात फैक्ट्री के अंदर की बात हो गई कि गुड पर्सन फॉर ईच जॉब, और मार्केट रिमेंड फर्म। मार्केट रिमेंड फर्म के बाद हम लोग पा ही गए थे कि इसके बाद मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था। तो Q के बाद P लगा, और P के तुरंत बाद तो S फिक्स ही हुआ था, पहले ही सोच लिया गया था। अब ये तीनों बातें किससे हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद ये Q के बाद ये P के बाद S, ये तीन के तीनों मार्केट की दशाएं हैं। मार्केट की दशाओं के बाद अब एक सेंटेंस आ जाता है हमारा आर वाला, जिसमें कहा जा रहा है कि आग से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब आग वगैरह से नुकसान, ये मार्केट की चीज़ें थी, अब ये आ गई नेचर से जो नुकसान होता है वो भी नहीं हुआ। तो हमारा जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या होगा कि पहले क्यू होना चाहिए, फिर पी होगा, फिर एस होगा, उसके बाद आर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन है कि नहीं है। इस तरह का ऑप्शन है, QPSR है, दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दो अरेंजमेंट तो हम लोगों का हो गया। अब आते हैं तीसरे अरेंजमेंट की ओर, और तीसरा सेंटेंस है ये। देखिए तीसरे में कहा है मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल। ग्लासेस क्या हुआ, चश्मे। आप इस बात को पहले सुनिश्चित करिए कि आपके जो चश्मे हैं वो फिट बैठ रहे हो, आपका चश्मा फिट बैठना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट फ्रॉम, मतलब चश्मे के एडजस्टमेंट के लिए, ग्लास के एडजस्टमेंट के लिए अपना चश्मा वहाँ ले जाइए जहाँ से आपने ख़रीदा था। ये तो तब होगा ना जब चश्मे में कोई गड़बड़ी आ जाएगी, खराबी आ जाएगी, तो आपको कहा जा रहा है कि उस दुकान पर लेके जाइए। क्यू वाले सेंटेंस में कहा जा रहा है कीप योर ग्लासेज इन केस, कीप योर ग्लासेज इन केस, अपने डिब्बे को, अपने चश्मे को किस में रखिए, चश्मे के डिब्बे में रखिए, अगर आप ना पहने हो, मतलब व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग, जब आप चश्मा पहन ना रहे हो, पहने ना हो, तो उसको मेज वेज पर इधर उधर बिस्तर पर फेंकने से अच्छा है और आप चश्मे को उसके डिब्बे में रखिए। चलिए अब आर में क्या कहा रहा, आर में कह रहे हैं कि ईयर पीसेज शुड बी एट आई लेवल। ईयर पीसेज मतलब जो कान के पीछे लगाया जाता है चश्मे का हिस्सा, वो आई लेवल मतलब आंख के लेवल के बराबर होना चाहिए। और एक बात इन्होंने मना की कि डोंट ट्राई टू एडजस्ट ईयर पीसेज योरसेल्फ, ईयर पीसेज को खुद एडजस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, अपने आप से एडजस्ट वगैरह मत करने लगिएगा। और एस में लिखा हुआ दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेज, इससे स्क्रैच बचेगा, मतलब इससे स्क्रैच नहीं लगेगा उस पर। ठीक, इतना तो हो गया। उसके बाद देखें एस में कह रहे हैं, एस में कह रहे हैं कि कीप द ग्लास क्लीन एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ इज बेस्ट फॉर क्लीनिंग। ठीक है, तो ये चश्मे की सफाई के लिए कहा गया कि चश्मा हमेशा साफ रखिए, और सॉफ्ट कपड़ा इसकी सफाई के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में ये दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये बताया गया कि उसको एडजस्टमेंट वगैरह गड़बड़ हो गया हो तो खुद से ना करिए, मतलब कुल मिलाकर ये आप समझ लीजिए पूरा पैराग्राफ ये बता रहा है कि हमें अपनी चश्मे की केयर कैसे करनी चाहिए, चश्मे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो इस वाले तीसरे वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी। मेक योर ग्लासेस फिट वेल, आपका चश्मा बहुत सही फिट होना चाहिए। अब फिटिंग की बात हो रही है ना, तो फिटिंग की बात कहाँ से की जाए। फिटिंग, पहला वाला जो क्वेश्चन है ये फिटिंग की बात की, तो फिटिंग के बाद दूसरी फिटिंग की बात हो रही है आर में। आर में क्या हो रहा है, ये फिटिंग क्या बता रहा है, फिटिंग बता रही है कि जो ईयर पीस होते हैं वो आई लेवल पर फिट बैठने चाहिए। ठीक है ना, तो पहले में पहला जो सेंटेंस है वो फिट वेल, कैसे फिट वेल, अब तरीका बता रहे हैं कैसे फिट वेल, कि जो ईयर पीस हैं वो आई लेवल में होना चाहिए, और अगर ये गड़बड़ हो रहा है तो डोंट ट्राई टू एडजस्ट ईयर पीसेज योरसेल्फ,
अपने आप उसको एडजस्ट करने की गलती ना करो। तो जब खुद एडजस्ट करने की गलती ना करो तो हमें फिर क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि हमें इसे खुद एडजस्ट नहीं करना है, और दूसरा दिया है एडजस्टमेंट के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? उस दुकान पर। तो आर में कह रहे हैं कोई खुद मत एडजस्ट करिए, और पी में बता रहे हैं कि कहाँ एडजस्ट कराने के लिए ले जाइए। यानी कि हम आर के बाद क्या लगाएंगे? पी लगाएंगे। तो आर के बाद पी, नीचे ऑप्शन देखने को मिलता तो शायद आप कुछ क्लियर हो जाता। आर के बाद पी, आर के बाद पी, देखिए एक ही ऑप्शन है आर के बाद पी। किसी भी में आर के बाद पी लगा नहीं हुआ, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें आर पी लगा हुआ है। चलिए ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तो ये हो गया। एग्जाम में सिर्फ इतने से मतलब है आपका। आर के बाद पी मिला, एक ही ऑप्शन है, बस आप इससे ज़्यादा परेशान मत होइए। यहीं पे आप अपना क्वेश्चन वाइंड अप कर दीजिए, क्योंकि आंसर उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। जो हम लोगों ने सेट किया उसमें आर के बाद पी आना चाहिए। अच्छा, आर पी के बाद क्या आना चाहिए ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बचा हमारे पास क्या है? क्यू है और एस बचा हुआ है। क्यू और एस बचा हुआ है, तो देखते हैं। एस में लिखा है कि दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेज, ये स्क्रैच बचाएगा। और क्यू में लिखा है कि जब पहने ना हो तो चश्मे को डिब्बे में रखिए। तो दो चीज़ें, एक में एक कह रहे हैं कि ये आपको स्क्रैच लगने से बचाएगा। तो ये आपको स्क्रैच लगने से बचाए, यहाँ लिखा है कि दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेज, ये आपको स्क्रैच बचाएगा। क्या स्क्रैच बचाएगा? स्क्रैच किस चीज़ से स्क्रैच बचेगा बताइए? स्क्रैच से बचाएगा कौन? चश्मे की केस बचाएगी। कह रहे हैं कि जब आप चश्मा पहन ना रहे हो तो डिब्बे में रखिए। अब जब आप डिब्बे में रखेंगे तभी तो वो स्क्रैच से बचाएगा। यानी कि ये हमें क्यू के बाद क्या लगाना था? एस लगाना था। और क्यू एस के पहले क्या लगाना था हमको? ये बताइए। क्यू एस के पहले हमें मिला था कि पहले आर लगा था, उसके बाद पी लगा था, तो ये हमारा आंसर था। हालांकि हम लोग आंसर पहले ही पा चुके थे, लेकिन अब ये था कि अभी शुरुआत है चूंकि, तो सब सेट करवा रहे हैं। थोड़े दिन के बाद आप लोग जब सीख जाएंगे तो फिर हम इतना सेट वगैरह नहीं कराएंगे, तब पे सीधे होगा आप ये बताएंगे कि कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तो समझा रहे हैं, बाद में ये बताएंगे कि जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़े दिन आप लोग सीख लीजिए। चलिए, जितने क्वेश्चन हो गए हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, सारा क्वेश्चन खुल नहीं पाया एक बार में, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथे क्वेश्चन में स्टार्टिंग सेंटेंस है कि देयर इज अ कॉमन बिलीफ दैट व्हाइल द डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ऐसा माना जाता है कि कुत्ता आदमी का सबसे अच्छा दोस्त है, और वहीं क्वायोट इज हिज वर्स्ट एनिमी, और क्वायोट जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्वायोट क्या चीज़ होती है? तो आपने भेड़िया देखा होगा, तो जैसे भेड़िया होता है उसी तरह का होता है क्वायोट। तो ओपनिंग सेंटेंस कह रहा है कि जहां माना जाता है कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, वहीं क्वायोट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दो जानवरों की बात हो गई है। अब हो सकता है आगे स्टेटमेंट जो है वो दोनों जानवरों पर पैरेलल चलते रहें, या हो सकता है कुत्ते की कोई बात ना हो, केवल केवल क्वायोट की बात हो, या हो सकता है केवल कुत्ते की बात हो, आगे क्वायोट की बात ना हो। देखते हैं क्या। अगर क्वायोट की बात होगी तो वो पहले ये साबित करेंगे कि कुत्ता क्वायोट इंसान का दुश्मन कैसे है, क्योंकि स्टार्टिंग सेंटेंस कह दिया कि क्वायोट इंसान का वर्स्ट एनिमी है। तो पहले इसी बात को साबित करेंगे। अगर उसके बाद कुछ अच्छाई दिखानी होगी तो उसकी कमियां दिखाने के बाद ही अच्छाई दिखाएंगे। ये पैराग्राफ की शर्त होती है। तो पैराग्राफ की ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ का था उसमें यह बताया गया कि क्वायोट जो है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, कुत्ता सबसे बड़ा दोस्त है। तो या तो आगे पैराग्राफ कुत्ते पर बढ़ेगा या तो फिर क्वायोट पर बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी लिखा है कि प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फार्म एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। शर्त ये है, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते कि जो हमारे फार्म एनिमल्स हैं, जो हमारे घरेलू जानवर हैं, वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किए गए हों, मतलब उनको ये सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई हो। ये शर्त हो गई। आगे लिखा है कि द क्वायोट विल ऑफन फ्री द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एनिमल्स लाइक रैबिट है, विच आर ruinous टू क्रॉप, या सर्टेन ट्रीज हैं। तो इन्होंने कहा कि जो क्वायोट है वो हमें जो निगेटिव जानवर हैं, जो नुकसानदायक जानवर हैं, उनसे हमें बचाता है। तो इन्होंने एनिमल्स में कौन सा ले लिया? जैसे रैबिट ले लिया। तो रैबिट क्या होता है? रेवनस टू क्रॉप, फसल नुकसान करता है, कुछ उसको पेड़ों को भी काट देता है ये।
सबसे बड़ी बात क्या है, रियोनेस टू क्रॉप्स। रियोनेस मतलब क्या होता है, बर्बाद करने वाला। ये खरगोश वगैरह फसलों को बर्बाद कर देते हैं। और क्वायोट के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इस तरह के जानवरों से फसलों का नुकसान होता है उससे हमें बचा लेते हैं, फ्री कर लेते हैं। ठीक है, दो बात हो गई। तो ये तो क्वायोट के बारे में अच्छी बात बताई है ना इन्होंने। शुरुआत की थी क्वायोट के बारे में खराब बात से, और पी में इन्होंने कह दिया है क्वायोट के बारे में कुछ अच्छी बात। ये इंसान का मददगार भी हो सकता है, क्योंकि ये उन उन जानवरों को खा जाता है, नष्ट कर देता है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पी जो है वो क्वाइट के बारे में अच्छी बात कर रहा है, जबकि ओपनिंग सेंटेंस खराब बात कर रहा था। तो फिर हम पहले के बाद तो पी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस का कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पी में दो चीज़ें मिल रही हैं कि पी में कह रहा है कि जो क्वायोट है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, क्योंकि नुकसानदायक जानवरों को मार देते हैं। शर्त यह है, बशर्ते बशर्ते कि हमारे जो घरेलू जानवर हैं हम उनकी अच्छे से सुरक्षा कर लें, तो क्वायोट अच्छे साबित हो सकते हैं। चलिए क्यू में लिखा है कि इट हंट्स एट नाइट, ये शिकार करता है रात में। तो अभी तक जितने जानवरों की बात हुई है इसमें खरगोश वगैरह शिकार नहीं करते, शिकार क्वायोट ही करता है। तो ये अक्सर रात में शिकार करता है, और पार्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव। और ये क्वायोट नुकसानदायक है, किसके लिए नुकसानदायक है, सीप के लिए, भेड़ों के लिए, यंग पिग्स के लिए और पोल्ट्री के लिए। तो इन्होंने कहा कि अब ये नुकसान हुए ना, ये नुकसान हुआ क्वायोट से। तो और यहाँ क्या था, पहले वाले सेंटेंस में यहाँ था नुकसान क्वायोट से। तो पहले सेंटेंस में क्वायोट का नुकसान था, और क्यू में क्वायोट का नुकसान दिया हुआ है कि क्वायोट जो है हमारे पालतू जानवरों जैसे सीप है, पिग है, इन सबको नुकसान पहुंचाता खा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक जो सेंटेंस दो पढ़े हैं इसमें पहला वाला निगेटिव था क्वायोट के बारे में, और क्यू वाला भी क्वायोट के बारे में निगेटिव था। तो आर वाला पढ़ते हैं, बैड रेपुटेशन, द बैड रेपुटेशन। ये जो बैड रेपुटेशन के पहले दा लगा है, बैड रेपुटेशन क्या हो गई, बदनामी। और द बद लगाने का मतलब क्या होगा कि ये बदनामी। तो क्या हम इसके पहले क्वायोट के बारे में कोई निगेटिव बात बोले हैं, उसकी बदनामी हुई है? हाँ, पहला ही सेंटेंस था जिसमें हमने कहा था कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दुश्मन है, जबकि क्वायोट इंसान का सबसे बुरा दुश्मन है। को अच्छा सॉरी बोल दिया था, कुत्ते को गलत बोल दिया था। कुत्ता हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और क्वायोट सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यही तो बदनामी थी, कह रहे हैं कि ये बदनामी क्वायोट के बारे में ट्रैक्स बैक कहाँ से आई, हिज फॉन्डनेस फॉर स्मॉल एनिमल्स। कि हिज हिज कौन है, क्वायोट। क्वायोट छोटे जानवरों का बड़ा शौक रखता है, तो छोटे जानवरों का शौकीन होता है क्वायोट। अब शौकीन मतलब क्या हुआ, उनके साथ खेलता है क्या? क्वायोट छोटे जानवरों के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, बल्कि क्या करता है, उनको अपना नाश्ता बना लेता है। तो इसलिए वो नुकसानदायक था। मतलब जो पहला सेंटेंस था उसके साथ क्यों भी निगेटिव ही जा रहा है। यस में लिखा है कि यस येट इट इज समटाइम्स वाइज टू एनकरेज क्वायोट्स। इन्होंने अब येट लगा, येट क्या करता है, येट विरोधाभासी है। जैसे बट लगता है तो सेंटेंस पलट जाता है, वैसे येट लगता है तो भी सेंटेंस पलट जाता है। तो येट लगता है बात पलटने के लिए, मतलब आप पहले अच्छी बात कर रहे हैं तो येट लगा के खराब बात करेंगे, या पहले खराब बात कर रहे हैं तो बट येट लगा के अच्छी बात करेंगे। अब देखते हैं कि येट लगा के क्या हुआ। येट लगा के इन्होंने कहा कि इट इज समटाइम्स वाइज, कभी कभी ये समझदारी की बात होती है, टू एनकरेज क्वायोट। अगर हम क्वायोट को इनकरेज करते हैं तो ये समझदारी की बात हो गई। तो मतलब ये क्या हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। येट क्या कर रहा है, पॉजिटिव, सॉरी उल्टा बोल दिया। येट जो है, ये वाला येट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर टर्न कर रहा। तो येट के पहले हम क्वायोट के बारे में जो निगेटिव बातें हैं वो करेंगे, और येट के बाद क्वायोट के बारे में जो पॉजिटिव बातें हैं वो करेंगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है कि इट इज स्पेशली बेनिफिशियल इन कीपिंग डाउन द रोडेंट पॉपुलेशन। क्वायोट जो होता है ये रोडेंट पॉपुलेशन, रोडेंट किन जानवरों को कहा जाता है, कुतरने वाले जानवर। कुतरने वाले कौन होते हैं, जैसे गिलहरी हो गई, चूहा हो गया, खरगोश हो गया। तो ये कुतरने वाले जानवरों की पॉपुलेशन को क्या करता है, कीप डाउन, मतलब उन्हें खा जाता है, तो उनकी आबादी कम रहती है, इसलिए ये बेनिफिशियल होता है। तो मतलब हमें एस वाला भी बेनिफिशियल है, सिक्स वाला भी बेनिफिशियल है, और पी वाला भी बेनिफिशियल था। तो तीन इसमें बेनिफिशियल हैं और तीन नुकसानदायक है। कौन कौन सा नुकसानदायक था, जो पहला सेंटेंस था वो नुकसानदायक था, और क्यू में नुकसानदायक था,
और आर में नुकसानदायक था। ठीक है, चलिए, और एस में इसके फ़ायदे की बात हुई है, पी में इसके फ़ायदे की बात हुई है। देखिए कनेक्टिविटी कैसे बनती है। तो पहले क्या होगा, हाँ, उन्होंने कहा था सेंटेंस के शुरुआत में, पहले सेंटेंस में कहा गया था कि ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यहाँ लिखा द बैड रेपुटेशन, द लगा दिया तो मतलब जो पहले बात बताई गई थी उसके लिए द बैड रेपुटेशन, यानी कि आर पहले आना चाहिए। तो आर में ख़राब बात हुई, क्यू में ख़राब बात हुई, तो आर में चूँकि आर वाला पहले सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है तो आर के बाद हम क्या कनेक्ट कर दें, क्यू कर दें, मतलब आर के बाद क्यू होगा। अब आर क्यू तीन सेंटेंस हो गए, वन हो गया, आर हो गया और क्यू हो गया। ये दोनों क्या थे, निगेटिव में। इसके बाद पॉजिटिव बात चल रही है, तो पॉजिटिव की शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये जहाँ से येट लगा हुआ है इसी येट से शुरुआत करेंगे। येट से शुरुआत करेंगे इसका मतलब पहले क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एस के बाद फिर एक ही चीज़ बच रही है, उसके बाद और किस में पॉजिटिव बचा है, वो पी में पॉजिटिव बचा है, पी में पॉजिटिव बचा है, और आखिरी सेंटेंस ये 6 वाला है जिसमें इनके बारे में पॉजिटिव बात की गई है। तो दो ग्रुप हुआ, ये पॉजिटिव बात का था, ये निगेटिव बात का था, जिसमें कि पहला और छठा दिया ही है, हमें बीच का लेना कौन है, आर क्यू एस और पी। तो आर क्यू एस और पी हमारे पास ऑप्शन कहाँ है, आर क्यू एस और पी, ये पहला वाला ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा बड़ा है। एक्चुअली ये बेटा फ़ोन की स्क्रीन पर तो छोटा पड़ जाता है, और मैं उस पर बना रहा हूँ, फ़ॉन्ट भी मुझे लगता है थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए पूरे पेज में आ नहीं पा रहा है। या तो डिजिटल बोर्ड हो तो इस तरह की चीज़ें पढ़ाने में मज़ा आती हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में डिजिटल बोर्ड कहाँ मिलेगा, इतनी ज़्यादा सुविधा संपन्न भी हम लोग नहीं हैं। चलिए, जब तक डिजिटल बोर्ड लगाने की नौबत नहीं आती तब तक इसी तरह से पढ़ाते रहने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए। 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन लिखा इन अर्लियर डेज, मतलब हुआ कि ये प्राचीन काल की बात बता रहे हैं, पहले के दिनों में, दोज हु हैड ओवरसीज बिजनेस, तो पहले के दिनों में जो लोग ओवरसीज बिजनेस करते थे, मतलब विदेशों में बिजनेस करते थे, विच दे बिलीव शुड बी डिस्कस्ड पर्सनली, और उनका मानना था कि इस बिजनेस में हमें पर्सनली डिस्कस करना पड़ेगा। मान लो इंडिया के किसी व्यापारी का फ्रांस के किसी व्यापारी के साथ व्यापारिक समझौता है, और इंडिया के व्यापारी को ये लगता है कि हमें ये डिस्कशन पर्सनली करना पड़ेगा, तो वो क्या करता था, टुक शिप सेट आउट अक्रॉस द सी, और शिप में बैठा था, पानी वाली जहाज में बैठ करके जाता था समुद्र पार करके। ये पहला सेंटेंस हुआ। पहले सेंटेंस के बाद पी में लिखा है कि वंस बोर्ड, एक बार अगर आप नाव पर बैठ गए, तो ये दे किसके लिए लगा है, दे उन्हीं के लिए लगा है जिनके पास विदेशों में बिजनेस होता था। तो वंस अबोर्ड दे ट्रांसैक्टेड देयर अफेयर्स, तो ये लोग अपने सारे मामले निपटाते थे, इंगेजिंग इन कॉमर्शियल एंड सोशल मैटर्स। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट बिजनेस हो, चाहे सोशल मैटर हो, चाहे कॉमर्शियल व्यापार वगैरह से संबंध होता है, तो एक बार अगर ये घर से निकल गए शिप पे बैठकर, तो अपने सारे के सारे मामले निपटा करके ही वहाँ से लौटते थे। ये हमारा सेंटेंस बता रहा है पी वाला। तो पी वाला तो स्टार्टिंग वाले सेंटेंस से लगातार कनेक्शन में लगा हुआ है। स्टार्टिंग सेंटेंस में कहा गया कि प्राचीन काल में लोगों को जब व्यापार वगैरह करना होता था, विदेशों से संबंध होता था, तो वो शिप में बैठकर जाते थे। और पी वाला सेंटेंस क्या किया, जब एक बार शिप में बैठ लेते थे तो अपने सारे काम खुद करके निकलते थे। यानी पहले सेंटेंस के बाद पी लगने की पूरी संभावना है, हालांकि अभी इतनी जल्दी गारंटी नहीं दे सकते। अभी ये लग रहा है कि पहले वाले के बाद पी ठीक ठाक लग रहा है। और क्यू में लिखा है एंड एयरप्लेन्स, तो एयरप्लेन्स सोर ओवरहेड, हवाई जहाज सिर के ऊपर उड़ती है। तो अभी तो दो चीज़ें हो गई, यात्रा के दो माध्यम हो गए, एक शिप हो गया और एक एरोप्लेन हो गया। चलिए आर में देखते हैं, बट एबव देम ऑल वर्ड्स स्पीड थ्रू द स्काई, टेलीफोन कन्वर्सेशन। देखिए ये तीसरा टाइप आ गया, मतलब अभी तक हम लोग कम्युनिकेशन के लिए शिप ले लिए, शिप और एयरप्लेन आ गया, एरोप्लेन के बाद ये टेलीफोन कन्वर्सेशन भी आ गया। ठीक है, तीन चीज़ों की बात हो गई। अब चौथे नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर पे लिखा है टुडे शिप्स
टुडे शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल। तो शिप वाले सेंटेंस के साथ इसको जोड़ दिया जाए। तो हमें शिप वाला एक सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस किसका लिए था कि विदेश में व्यापार होगा, तो विदेश व्यापार के लिए आप शिप में बैठ कर जाएंगे। तो उसके बाद शिप में बैठे थे किस सेंटेंस में, पी में शिप में बैठे थे, और एस वाला सेंटेंस किसका है, शिप का है। तो यानी पी के बाद क्या लगा दें, एस लगा दें। अब हमारे पास दो सेंटेंस बच रहे हैं, क्यू का और आर का। इसमें एक सेंटेंस है किसका, टेलीफोन का, और एक सेंटेंस किसका है, हवाई जहाज का। तो आप बताइए पहले क्या होना चाहिए, पहले टेलीफोन होना चाहिए, पहले हवाई जहाज होना चाहिए। शिप के साथ आप टेलीफोन कनेक्ट करेंगे या हवाई जहाज को कनेक्ट करेंगे, बताइए। तो शिप के साथ हम हवाई जहाज को कनेक्ट करेंगे, बाद में टेलीफोन कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले बात हुई थी शिप की, शिप के बाद क्या बात आएगी, अब एरोप्लेन की बात आएगी। वैसे भी एंड लगा कि एरोप्लेन लगा है। अब एरोप्लेन के बाद हम किसकी बात करेंगे, टेलीफोन कन्वर्सेशन की बात करेंगे। तो हमारा सेंटेंस फाइनल अरेंजमेंट जो बना है वो किस तरह का बना, फाइनल अरेंजमेंट ये बना कि पहले वन के बाद हमें क्या लगाना चाहिए, पी लगाना चाहिए, पी के बाद एस लगाना चाहिए, फिर क्यू लगाना चाहिए, फिर आर लगाना चाहिए, और लास्ट में सिक्स वाला सेंटेंस होना चाहिए। तो पी एस क्यू आर का अगर हमें कोई ऑप्शन मिलता है तो वो हमारा होगा आंसर। पी एस क्यू आर ये ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है, चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले। अब ये एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग बैंक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो बैंक में एक 5 सेंटेंस का, 6 सेंटेंस का, 7 सेंटेंस का, ऐसे एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ के 6-7 सेंटेंस अलग 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 करके दे दिए जाते हैं, जम्बल्ड होंगे। तो उन सेंटेंसेस को आपको पढ़ के ये पता लगाना होगा, अरेंज करना होगा कि कौन पहले होगा, कौन उसके बाद होगा, कौन उसके बाद होगा, और कौन उसके बाद होगा। वो अरेंज करने के बाद तब आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है कि पहला सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। पूरा पैराग्राफ नहीं सेट करना है। लेकिन ये जब आंसर ये पूछते हैं कि पहला कौन, तीसरा कौन, दूसरा कौन, चौथा कौन, तो ये जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप पूरा पैराग्राफ को एक बार सेट कर चुके होंगे। बिना सेट किए आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत हो सकता है कि आप पहला या आखिरी ढूंढ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पूरे क्वेश्चन करना होगा तो पहले आप ठंडे दिमाग से पैराग्राफ को अरेंज करना होगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लिखा हुआ है ड्यूरिंग हिज लॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर। तो आप पहले ही ये समझ जाइए कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर, जब हिज लग गया यहाँ पर, तो ये हिज लगने का मतलब ये किसके लिए हिज आया है, उसका नाम पहले आना चाहिए। यानी कि ये ए वाला सेंटेंस, जो ए वाला है, ये फर्स्ट सेंटेंस किसी कीमत पर नहीं हो सकता, 100% गारंटी है। हिज प्रोनाउन है, इसके पहले नाउन आना चाहिए किसके लिए हिज लगा है। तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर, उनका जो लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा उस दौरान, ही हैज़ बिल्ट गुड रिलेशनशिप विद अ नंबर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उन्होंने बड़े अच्छे संबंध बनाए, बड़े लंबे संबंध बनाए। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग हिज स्टिंट्स, फिर आ गया हिज स्टिंट्स, मतलब अभी तक उस व्यक्ति का नाम नहीं आया जिसके बारे में पैराग्राफ लिखा जा रहा है। जब वो स्टिंट थे एक होम मिनिस्टर के रूप में, और बाद में फॉरेन मिनिस्टर बने, ठीक है ना। तो ही एंजॉयड, फिर लगा ही एंजॉयड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग बोथ डिसिसिव एंड प्रैग्मेटिक। तो ये उनको इस तरह की मतलब रेपुटेशन मिली थी, इतने प्रसिद्ध हुए थे इस काम के मामले में कि वो बड़े डिसिसिव हैं और बहुत ही प्रैग्मेटिक, मतलब बड़े प्रैक्टिकल डिसीजन करते हैं। तो ये मतलब बाद में होम मिनिस्टर भी बने। तो अब ये कहानी जो है वो शुरुआत से चली आ रही है। हिज लॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर, देखिए पॉलिटिकल कैरियर की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि यात्राओं के दौरान इंडिया के लीडर से उनका काफ़ी अच्छा परिचय हुआ। दूसरे वाला सेंटेंस में उनको हमने होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, मतलब यहाँ पे नेतागिरी शुरू की थी, और दूसरे तीसरे वाले इस वाले सेंटेंस में बी वाले में मंत्री बन गए, मंत्री बन गए। चलिए देखते हैं सी में क्या होगा। आइडियोलॉजिकल टर्म्स, ही हैज़ मूव्ड, फिर देखिए ही लगा है, अभी नाम नहीं आया। He has moved far from his early days as a नक्सलाइट लीडर। तो एक नक्सलाइट मतलब 1970 के दौर में वो एक नक्सलाइट के रूप में जाने जाते थे, और 14 साल जेल भी काटे थे। तो ये तो और भी पहले आ जाएगा, मुझे लगता है ए के भी पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सी ए के पहले नहीं आएगा, पहले ए आना चाहिए तब सी आना चाहिए।
क्योंकि ए में पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए ए में पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हो रही है और सी में क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि 90 में नक्सलाइट लीडर के रूप में जाने जाते थे, 14 साल की जेल हुई थी। अभी तो गृह मंत्री वगैरह तो बाद में बनेंगे, तो हो सकता है कि ए और सी के बाद बी आए और बी के पहले एक आध मतलब कोई चीज़ और भी आ सकती है। मतलब ए के बाद सी होगा ये तो तय लग रहा है, ए के बाद सी होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद बी आएगा या कोई सेंटेंस और बीच में आएगा, कह नहीं सकते अभी। और आगे पढ़ते हैं तब पता चलेगा। क्वेश्चन डी है, डी में लिखा है फॉलोइंग द एडवेंट ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एक बार आई थी नेपाल में 1990 के दौरान, तो ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द यंग लीडर्स। अच्छा, ये इनके कैरियर में काफ़ी ब्राइटनेस आती है। तो मिनिस्टर तो इसके बाद ही बनेंगे ये। तो मिनिस्टर किस वाले सेंटेंस में बने थे बच्चा, आपको याद होगा बी में। तो बी में ये मिनिस्टर बने थे और सी में इनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई थी, तो बीच में डी आ जाएगा। डी में जब मल्टी पार्टी संगठन बना था तब इनका कैरियर चमकता है। ठीक है, अब ई वाले सेंटेंस में लिखा गया है कि मिस्टर ओली। अरे भाई, यहाँ जाके इनका नाम मिला, तो ये इनका नाम यहाँ जाके मिला, तो यही सेंटेंस होगा सबसे पहला सेंटेंस। ई सबसे पहला सेंटेंस होगा और ई वाले सबसे पहले सेंटेंस के बाद हमारा जो दूसरा सेंटेंस होगा वो होगा, अब इनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हो रही है, तो ई में इनका नाम दिया गया, उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले पॉलिटिकल कैरियर की स्टार्टिंग इनकी दिखाई दे रही है कहाँ पे, ए में। ए के बाद इनका पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरुआत हो रहा है, जब ये नक्सलाइट लीडर के रूप में उभरते हैं और 14 साल जेल में रहते हैं। तो अब ये 14 साल जेल में रहते हैं, इसके बाद की कहानी कहाँ आती है, इसके बाद की कहानी आती है जब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनती है 1990 में, डी वाला। तो डी वाले में मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनती है, वो वाले में उसमें ये चमकते हैं। उसके बाद आते हैं जब ये होम मिनिस्टर वगैरह बनते हैं तब। तो हमारा सेंटेंस लगभग तो अरेंज हो चुका है, और जो अरेंजमेंट हमारा बना है उसके आधार पर जो हम पैटर्न पा रहे हैं वो एक बार लिख दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पहला सेंटेंस हमारा मिला क्या, ई, और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ है, ए के बाद तीसरा सेंटेंस क्या है, सी, और चौथा सेंटेंस है डी, और पांचवा सेंटेंस क्या निकला है, बी। क्रम में से एक, मतलब एक व्यक्ति हैं मिस्टर ओली, उनके जीवन में उनके कैरियर शुरुआत से लेकर के गृह मंत्री विदेश मंत्री बनने तक का उनके पॉलिटिकल कैरियर का सफ़र दिया हुआ है। इस कब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपको यही सावधानी से लगाना है। उनके जीवन में घटनाएं जिस क्रम में घटी हैं, तो पहले क्या घटी, उसके बाद क्या घटी, उसके बाद क्या घटी, अभी तो आपको क्लू मिल गया। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसमें नाउन ही का और उनके नाम का ध्यान रखना होगा। ही सेंटेंस की शुरुआत में नहीं हो सकता जब तक उनका नाम ना आया हो। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस मिलते हैं बाद में। चलिए, जो एक हमारा अरेंजमेंट बना है ई ए सी डी बी, इसके आधार पे हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस इनका कौन सा है, तो हमारा क्रम क्या बना था, ई ए सी डी बी, ई ए सी डी बी। तो ए हमारा क्या था, ए दूसरा सेंटेंस था, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। और दूसरा क्वेश्चन है कि सेंटेंस का फोर्थ सेंटेंस कौन है, तो सेंटेंस का फोर्थ सेंटेंस क्या होगा बताइए। तो फोर्थ सेंटेंस होगा डी। अगर ई ए सी डी बी हुआ है तो हमारा फोर्थ सेंटेंस होना चाहिए डी। तो फोर्थ सेंटेंस अगर डी होना चाहिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन। और आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि फिफ्थ सेंटेंस क्या है। तो फिफ्थ सेंटेंस हमारा लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आया था, ई ए सी डी बी, ई ए सी डी बी क्रम बना था, तो बी हमारा सबसे लास्ट में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस, तो सेंटेंस का जो क्रम बना था वो क्या था, ई ए सी डी बी। तो ई कहाँ है, ई यहाँ दिया हुआ है ई में। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था, ई था, तो इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बचा है, बचा है क्वेश्चन कि थर्ड सेंटेंस क्या है। तो थर्ड सेंटेंस क्या था, क्रम क्या था, ई ए सी डी और बी।
तो थर्ड सेंटेंस क्या है, सी। हमारा ऑप्शन क्या है इसका, सी। ठीक है, तो ये एक बैंक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक पैराग्राफ आप एक बार में सेट करिए, एक बार में सेट करने के बाद आप उनका फटाफट, एक बार सेट हो गया तो आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, और इसमें एक भी गड़बड़ हुआ तो 5 के 5 गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 11 से 15 की ओर। अब आप समझ गए होंगे कि हमें इनको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है व्हेन एवर एन इंसिडेंट, जब भी कोई ऐसी घटना, जैसे कि रोहित वेमुला के सुसाइड की केस थी, इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है तो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस वोसिफेरसली क्लेम, तो वोसिफेरसली का मतलब क्या हुआ, नेता लोग बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके ये बात दावा करते हैं कि दे आर कमिटेड टू एलिमिनेटिंग कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस। तो ये लोग चिल्ला के दावा करते हैं कि वो लोग कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस मतलब वही समझ लीजिए जातिवाद, जातिवाद को एलिमिनेट करने के लिए हम समर्पित हैं। तो जब ऐसी कोई घटना घटती है तब सारे नेता एक और से चिल्लाना शुरू करते हैं कि हम जातिवाद को दूर करने के लिए समर्पित हैं। एक बात हो गई, एक कथन ये हो गया। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या कह रहा है, बी वाला, बी वाला कथन कह रहा है कि कॉलिंग फॉर अ न्यू एक्ट, मतलब क्या हुआ, एक नए कानून का निर्माण करना, विल नॉट सॉल्व द सोल्यूशन। ये तो मुझे लास्ट सेंटेंस लग रहा है, समस्या का निदान बताया जा रहा। तो जब सेंटेंस में समस्या का निदान बताना चाहिए तो दैट शुड बी लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। तो इन्होंने कहा कि नया कानून ले आना समस्या का समाधान नहीं होगा। एक्चुअली पॉलिसी मेकर्स फर्स्ट नीड टू शो सम इंटीग्रिटी इन देयर एक्शंस। जरूरी है कि जो नीति निर्माता हैं, जो नेता लोग हैं, इन्हें ही सबसे पहले अपने एक्शन में इंटीग्रिटी दिखाई देनी चाहिए, एकता की बात दिखाई देनी चाहिए। तो ये शायद लास्ट सेंटेंस होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। सी वाले में बट से शुरू हुआ सेंटेंस, अभी थोड़ी देर पहले कहा था बट और येट से सेंटेंस शुरू होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दो विरोधी कथनों को जोड़ रहा है। तो अब देख लेते हैं कि बट वाले सेंटेंस में कैसी बात कही गई है, तो समझ लेंगे कि इसके पहले हमें कैसी बातें लगानी है। बट के बाद लिखा हुआ कि एट द सेम टाइम का मतलब, बट एट द सेम टाइम मतलब इसके विपरीत, दे पोलिटिसाइज मतलब उसका राजनीतिकरण कर देते हैं, किसका, उस मुद्दे का, उस इशू का। और इशू को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज द अपोनेंट्स, अपने विरोधियों की आलोचना करने में यूज करते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर कहा जा रहा था कि जो नेता लोग हैं, जब कोई इस तरह की घटना घटती है, मुझसे जातिवाद या इन सब के नाम पर जब कोई इस तरह की घटना घटती है, तो नेता लोग बड़े जोर जोर से ये दावा करते हैं कि हम इस जातिवाद को दूर करने के लिए समर्पित हैं। अब उसी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, सी में कह रहे हैं किंतु जहां वो लोग दावा करते हैं कि जातिवाद को दूर करने के लिए समर्पित हैं, किंतु वही इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज भी करते हैं, मतलब उसका राजनीतिकरण कर देते हैं और अपने अपोनेंट्स को, अपने विपक्षियों को की आलोचना करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डी वाला सेंटेंस दिया कि दिस सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। दिस सेट्स, ये हमारे सामने एक खतरनाक चीज खड़ा करता है। तो ये दिस किस चीज के लिए लगा है, पहले ये पता लगाना है। वी कैन नॉट एलिमिनेट कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस अंटिल वी डीपोलिटिसाइज कास्ट। अंटिल वी डीपोलिटिसाइज कास्ट, जब तक हम कास्टिज्म को डीपोलिटिसाइज नहीं कर देते, जब तक हम जातिवाद को राजनीति से निकाल नहीं देते, तब तक हम कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। मतलब पहले जातिवाद को राजनीति से दूर करना पड़ेगा, तभी जातिवाद खत्म होगा। चलिए ठीक है, ई वाला है, तो ई वाले स्टेटमेंट में, ई वाले में कहा जा रहा है कि while the value of eliminating identity based prejudice, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड प्रेजुडिस मतलब यही समझ लीजिए जातिवाद के आधार पर जो पूर्वाग्रह है, उसको एलिमिनेट करने की जो वैल्यू है वो अपहेल्ड की जाती है स्पीकर्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, एक्शंस, लेकिन एक्शन डू नॉट रिफ्लेक्ट दिस वैल्यू। तो वो लोग भाषण में, कहाँ लिखा है, स्पीचेज, तो जातिवाद को दूर करने का जो उनका क्लेम है वो स्पीचेज में तो दिखाई देता है, लेकिन उनके एक्शन में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। देखिए क्या कह रहे हैं, स्पीच में दिखाई देता है लेकिन उनके एक्शन में, लिखा है ना, एक्शंस डोंट रिफ्लेक्ट दिस वैल्यू। ठीक, तो नेताओं का स्वभाव में खुद ही विरोधाभास है।
एफ वाला सेंटेंस क्या करा, दे किसके लिए लगा रहा है, उन्हीं नेताओं के लिए। दे आल्सो कंटिन्यू, ये देखो आल्सो लगाने का मतलब जो बात यहाँ लगा रहे हैं ऐसी ही पैरेलल बात कोई इसके साथ लगेगी। दे आल्सो कंटिन्यू टू गिव इनटू द एजिटेशंस। अब बताइए, ये लोग एजिटेशन, धरने और हड़ताल भी करा देते हैं, किसके नाम पर, जाति के नाम पर। आप लिखा ना डिफरेंट कास्ट अक्रॉस इंडिया, पूरे देश भर में जाति को लेकर के ये लोग दंगे फसाद भी कराया करते हैं, तो ये नेताओं का निगेटिव काम हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब इस तरह से हम लोग अगर सेट करें तो सेंटेंस क्या निकल रहा है, सेंटेंस मेरी समझ से शुरुआत हो रहा है यहाँ से, ई से। कहा जा रहा है कि जो जातिवाद को ख़त्म करने की बात है, पूर्वाग्रह की बात है, ये नेताओं के भाषण में तो दिखाई देती है लेकिन उनके एक्शंस में कहीं भी परिलक्षित नहीं होता, कहीं भी ये दिखाई नहीं देती है। और इसी के तुरंत बाद ये वाला सेंटेंस लग जाना चाहिए जिसमें ये कहा गया है, उदाहरण जो वहाँ जिक्र किया गया उसी का उदाहरण दिया गया रोहित वेमुला वाले केस का, कि जब भी रोहित वेमुला के सुसाइड जैसी कोई केस होती है तो इस तरह की बातें सुनने में आती है नेताओं के द्वारा कि जातिवाद समाप्त करने के लिए हम वचनबद्ध है, और ये दुनिया भर के बड़े बड़े भाषण हुआ करते हैं। अच्छा, नेताओं के इस बड़े बड़े भाषण के बाद हमें क्या सेंटेंस लगाना चाहिए, दो बातें तो ये हो गई कि जब भी इस तरह की कोई जातीय भेदभाव के आधार पर कोई हत्या या सुसाइड इस तरह की बात होती है तो नेता लोग बहुत चिल्लाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं अपने भाषणों में। अब उसी के बाद अब जमीनी हकीकत की बात हो गई कि नेता भाषण तो देते हैं लेकिन उसका फायदा कर उठाते हैं, तो बट लगा करके हमें अब अपनी बात को मोड़ देना है। बट लगाएंगे तो बात टर्न हो जाएगी, बात को मोड़ देना है, तो बट लगा के हम बात मोड़ते हैं। ये हमारा तीसरा सेंटेंस हुआ बट वाला, तो मतलब सी हमारा तीसरा सेंटेंस हुआ। देखिए यहाँ बट लगा के क्या कह रहे हैं कि पहले क्या करते थे पॉलिटिशियंस, अपने भाषणों में अच्छी बातें करते थे, किंतु अब बट वाले इस सेंटेंस से क्या कह रहे हैं कि वो अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं और विरोधियों की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी हो गया, मतलब ई और ए में जो अच्छी बात कही गई थी, सी में उस अच्छी बात के ठीक पलट रहे हैं, उलट गए, तो सी में पलट गए। अब सी के सपोर्ट में कौन सी बात आएगी, देखिए सी के सपोर्ट में इन्होंने कहा ना कि इस मुद्दे को वो राजनीतिकरण करते हैं, और ये जो एफ वाला सेंटेंस था देखिए इसमें आल्सो लगा है, आल्सो कंटिन्यू टू गिव टू एजिटेशन, ये लोग हड़ताल भी करते हैं। तो अब मतलब हम सी के साथ क्या लगा दें, एफ लगा दें। अब ऊपर आया था ना मुद्दे को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, फिर हड़ताल वगैरह करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद क्या लगना चाहिए, जो ये धरना प्रदर्शन करते हैं, एजिटेशन, इसी एजिटेशन का क्या होना चाहिए, डेंजरस प्रेसिडेंट है ये। जब धरना प्रदर्शन होगा तो ये डेंजरस प्रेसिडेंट होगा ना, डेंजरस प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद हमें क्या लगा लेना चाहिए, डी तक हो गया, ई शुरुआत हुई थी, एक सेंटेंस और रह गया है, कौन सा है ये, हाँ बी तो मैंने कहा ही था ना कि मतलब उसके बाद सलाह दी जा रही है कि एक नया कानून बनाया जाए, तो ये कहा गया कि कानून बनाने से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा जब तक इन लोगों के मतलब नेता लोग ऐसी कोई क्या कहते हैं इच्छा शक्ति नहीं दिखाते कि हमको इंटीग्रिटी बनानी है, मतलब जातीय एकता को लेकर चलना है। तो फाइनल जो हमारा अरेंजमेंट बना वो क्या हुआ कि सबसे पहले ई वाला सेंटेंस था, ई वाले के बाद उदाहरण के तौर पर रोहित वेमुला वाला केस आया था, ए वाला, ए के बाद तुरंत सी वाली बात आई थी, क्योंकि सी क्या कह रहा, इन दोनों पॉजिटिव बातों के ठीक अगेंस्ट में उल्टा बात फिर पलट रही थी सी में। सी के सपोर्ट में क्या बात आई थी, एफ आई थी, क्योंकि एफ में क्या कहा गया था, सी में कहा गया था कि वो लोग मुद्दे को राजनीतिकरण करते हैं, एफ में कहा जा रहा था कि धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन के बाद क्या बात आएगी, डी वाली बात आएगी, तो क्योंकि कहा जाता है इस तरह की घटना देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, हानिकारक है, डेंजरस प्रेसिडेंट ये लिखा है ना, तो ये डेंजरस प्रेसिडेंट हुआ। उसके बाद बी लगाना चाहिए, क्योंकि बी में कहा गया है कि अगर हम कोई कानून बनाते हैं नया तो उस कानून से भी कोई खास फायदा होने वाला नहीं है जब तक राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति अच्छी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी इसको दूर करने के लिए। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फर्स्ट सेंटेंस क्या है, तो हम लोगों का फर्स्ट सेंटेंस क्या था भाई, फर्स्ट सेंटेंस था क्या, ई, तो हमारा पहले आंसर क्या होना चाहिए, पहले का सी होगा, 11वें क्वेश्चन का सी होगा, ठीक है।
तो क्योंकि पहला सेंटेंस ई है और ई ऑप्शन में दिया है किसके, सी के। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड सेंटेंस क्या था, ई के बाद कहाँ गए थे हम लोग, ए पे गए थे। तो ए का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है। ठीक, फाइनल अरेंजमेंट क्या हुआ था, ई ए सी एफ डी बी, ई ए सी एफ डी बी, ई पहला था, ए दूसरा था, तीसरा क्या है सी, चौथा क्या है एफ, पांचवा क्या है डी, छठा क्या है बी। तो ई ए पे क्वेश्चन पहला दूसरे पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आ गया है तीसरा थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस मैंने क्या कहा था, ई ए के बाद सी आया था, तो सी ऑप्शन किस में है, ई में है, ये हो गया। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, फोर्थ। फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ई ए सी एफ, एफ आया था। पांचवा चौथा क्वेश्चन क्या होता हमारा, एफ है। और पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन इन्होंने देखिए पूछा क्या है, छठवां पूछा है, पांचवा नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन तो लास्ट में क्या लगा था, जिसमें कहा गया था कि कानून बनाना कोई बहुत फायदे की बात नहीं होगी जब तक नेता लोग इसको दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं व्यक्त करते हैं। तो ये बात कही गई थी किसमें, बी वाले में, आपको याद आएगा बी वाले में बताया गया था। तो बी वाला कौन सा है, पहला ऑप्शन है। तो 15वें का आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने देखा दो तरह के हमने अरेंजमेंट करवाए, कुछ एसएससी वाले अरेंजमेंट थे और कुछ बैंक वाले अरेंजमेंट थे। तो आने वाले समय में हम कुछ ऐसा इंतज़ाम करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक दो दो पाँच पाँच क्वेश्चन से नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि हम जैसे एक दिन, एरर तो खैर दोनों के लिए एक ही जैसी होगी, एरर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरर इम्प्रूवमेंट दोनों का साथ में चल सकता है। फिलर और ये अरेंजमेंट सोच रहे हैं कि एक दिन एसएससी का, एक दिन बैंक का, एक दिन एसएससी का, एक दिन बैंक का, ऐसे अरेंजमेंट कराएं, क्योंकि ऐसे 10-5 क्वेश्चन में मज़ा नहीं आ रही है। फिलहाल चलिए, आज का ये पहला प्रयोग था, आगे देखेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, जिन लोगों ने पहली बार किया होगा उनको कुछ आइडिया लगा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन करीब कर लिए हैं और फिर मिलेंगे एक नए